अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया फौजी तसादुम न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि आलमी सिफाती मंजरनामे पर एक इंतहाई अहम और नाजुक मरहला बनकर उभरा। यह तसादुम 6 और 7 मई के दरमियानी शब भारत के बुज़दिलाना हमले से शुरू हुआ, जिसमें निहत्ते पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया गया। लेकिन भारत की जारियत का ऐसा भरपूर पेशा वराना और फैसला कुन जवाब दिया गया, न सिर्फ भारत की अस्करी सलाहियत का भरम टूट गया बल्कि उसकी सिफारती साख को भी जबरदस्त धचका पहुंचा। पाकिस्तान ने अपनी जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन बुनियादम मरसूस का नाम दिया, जिसके तहत सिर्फ चंद घंटों में पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया के 3 राफेल समेत 6 जदीद तैयारे मार गिराए, जबकि भारतीय एयर बेसिस, असलहा डिपो और अस्करी तंसीबात को ऐसा निशाना बनाया गया कि दुनिया ने पाकिस्तान की तकनीकी महारत, टारगेट एक्यूरेसी और ऑपरेशनल चाबकदस्ती का बरमला एतराफ किया। और इसी बड़ी कामयाबी पर अपनी अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। इस दिन की मुनासबत से मुल्क भर में तोपों की सलामी दी गई, जबकि मदार कायद और मदार इकबाल पर हाजिरियां भी दी गई। अब से कुछ देर कबल इस्लामाबाद में एक पुरवकार तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आर्मी चीफ ने बताया कि हमारे जानदार दिफा के बाद भारत ने खुद सीज फायर की दरखास्त की। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने भी मार्का हक और ऑपरेशन बुनियादम मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर के हवाले से अपने बयान में कहा कि यह कामयाबी सिर्फ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की नहीं बल्कि पूरी कौम की है। पूरी कौम दुश्मन की जारहियत के खिलाफ बुनियादम मरसूस की मानद खड़ी है। सदर मुमलिकत ने इसके अलावा यह कहा कि दुनिया ने पाकिस्तान के सब्र तहम्मुल का एतराफ़ किया और ऑपरेशनल महारत को भी तस्लीम किया। इस मार्के में अहम साबित कदम रहे और वक़ार के साथ फतह याब हुए। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी जोग्राफियाई सालमियत और कौमी मुफादात पर कभी समझौता नहीं करेगा। सदर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता, ताहम पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी ताकत के तमाम ज़राए बरूए कार लाएगा, जबकि हम सिंतास मुआहदे की किसी एकतरफा मुअत्तली को मुस्तरद करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ सदर इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने भी भारत को खबरदार किया था कि वो सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। कोई ट्रीटी में ऐसी क्लॉज मौजूद नहीं है जिसके तहत वो इसको हेल्ड इन अबेंस कर सके। अब तो उनके अपने बड़े फेवरेट अजय बंगा साहब ने भी कल बयान दे दिया, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट ने, ना ये अमेंड हो सकती है ना ये टर्मिनेट हो सकती है किसी पार्टी से अनलेस बोथ एग्री। जो डिफरेंसेस अगर को भी हों तो उसका 3 टियर मैकेनिज्म अवेलेबल है ट्रीटी के अंदर। तो ये जो हेल्ड इन अबेंस है ये नई इन्होंने चीज़ कोई की है। Treaty is in force, will remain in force. You have nobody solo to make any such decision. जी हाँ, आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने भी भारत को बावर करवा दिया था कि यह मुआहिदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की जानिब से बार बार खबरदार किए जाने और आलमी बैंक के वाज़ेह मौक़िफ़ के बावजूद भी भारत अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान के पानी का बहाव रोकने के लिए नए मंसूबे पर काम कर रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान के लिए मुख्तस दरियाए चनाब पर नहर की तोसी के मंसूबे पर गौर हो रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक इन मंसूबों में से एक चनाब पर रंभीर नहर की लंबाई को 120 किलोमीटर तक दोगुना करना शामिल है, जो भारत से होती हुई पाकिस्तान के पंजाब के जरी पावर हाउस तक जाती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये नहर सिंतास मुआहिदा होने से पहले तामीर की गई थी, ताहम अब नरेंद्र मोदी ने इस मंसूबे पर तेजी से काम करने की हिदायत कर दी है। सिफारती तौर पर इंडिया को एक सुबकी का उस वक्त आज सामना हुआ जब पाकिस्तान के दौरे पर आए बरतानिया के वजीर खारजा डेविड लेमी ने भी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात में यह वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात के कोई सबूत नहीं दिखाए। दूसरी जानिब भारत को मिलने वाली हज़ीमत और बौखलाहट इस हद तक जा पहुंची है कि उसने अब नए नए सिफारती महाज खोलने शुरू कर दिए हैं। पहले ही भारत से अमरीकी सदर की सालसी और जंग बंदी कराने का ऐलान हजम नहीं हो रहा था कि अब भारत ने पाकिस्तान का साथ देने वाली आलमी मुल्कों से भी ताल्लुकात बिगाड़ने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त भारत में से एक मजमून मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें तुर्किया और अजरबैजान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। जुनूनियत का यह आलम हो गया है कि भारतीयों ने तुर्की को भी अपने मिसाइल ब्राह्मोस से हमले की धमकी दे दी है। भारतीय न्यूज एजेंसी में शाया मजमून के मुताबिक भारतीय एविएशन सिक्योरिटी वॉचडॉग या BCAS ने जुमेरात को तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी को दी गई सिक्योरिटी क्लियरेंस मंसूख कर दी, जो 9 हवाई अड्डों मुंबई, दिल्ली, कोची, कन्नूर, बंगलोर, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद और चेन्नई पर खिदमात फराहम करती है। मजमून में कहा गया है कि अग्नि 5 मिसाइल जो 29,400 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार तक पहुंचने की सलाहियत रखता है, तुर्की के किसी भी हिस्से पर हमले कर सकता है। भारत के अंदर जो बौखलाहट का आलम है इस वक्त वो यहाँ तक पहुँच चुका है कि अब भारत के अंदर से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद हो रही है, चूँकि वो बार बार ये बता रहे हैं कि वो ये अब उनके बयानात से ये झलक आ रही है सामने कि
भारत ने खुद ही सालसी करवाई और यही वजह है कि अब भारत के अंदर एप्पल की प्रोडक्शन को भी डोनाल्ड ट्रंप ने वापस जो है वो कहा कि ये अमेरिका लाया जाए। तो भारत को जो धक्के पहुंच रहे हैं एक के बाद एक, क्या भारत फिर से कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, या फिर जो अब की मरतबा भारत के साथ हुआ है, भारत अगले कई सालों या दहाइयों तक ऐसा करने के बारे में नहीं सोचेगा? इसी पर बात करके प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। खालिद चिश्ती साहब, मैंने खुद भी जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी ऑपरेशनल हमारे जो मराकज़ हैं उनका मैंने दौरा किया, कमांड सेंटर का भी मैंने विजिट किया, और जो हमारी इस वक्त जो सलाहियतें हैं माशाल्लाह से भारत तकरीबन 10 साल बाद वहां जाकर पहुंचेगा। जो हमारी पर्टिकुलर जो हमारी साइबर जो हमारी फोर्स है, जो हमने उस फील्ड में हमने कामयाबियां हासिल की, जिस तरह से हमने अपने रडार्स को इंटीग्रेट किया, भारत को सरप्राइज तो दिया ही दिया, चाइना भी सरप्राइज हो गया जिसने ये टेक्नोलॉजी हमें दी थी कि पाकिस्तान ने कैसे कर दिया सारा कुछ। तो क्या समझते हैं कि भारत अब आने वाले कुछ सालों के अंदर भी, महीने तो या हफ्ते तो दूर की बात है, कई सालों के अंदर भी हिम्मत कर सकता है पाकिस्तान की तरफ दोबारा से मैली आंख से देखने की? बहुत शुक्रिया समरबाज साहब आपका और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। देखिए, ये बिल्कुल रिजॉल्व का एक एग्जीबिशन थी जो आपने बड़ी तफसील से एक्सप्लेन कर दिया। जितनी हम तैयारी ज्यादा रखेंगे उतना ही दुश्मन आपसे डिटर रहेगा। ऐसे ही है। इसमें कोई शक नहीं कि साइबर कमांड फोर्स बड़ी कॉन्फिडेंशियल रखी गई थी, उसकी काबिलियत बहुत अभी भी सेफली गार्डेड है, वेल गार्डेड है। और ये जो टेक्नोलॉजी हमने जहां से भी ली, मैंने इसका सर मैं माजरत खा हूँ, हमें इस वक्त वजीर इत्तलात अता तारिक साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे गुफ्तगू के बाद मैं आपकी तो दोबारा आता हूँ। बहुत शुक्रिया अता तारिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताएगा कि अब भारत के हवाले से जाहिर है जो हमने उसे शिकस्त दी है, जो हमें तशक्कुर मनाया जा रहा है, सीज फायर फिलहाल 18 तक है, तो आपको लग रहा है कि ये चलेगा लंबा फिलहाल? अब ऐसा खतरा कोई इमीडिएट भारत की तरफ से नहीं है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि भारत में अब ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फजल है कि वो सख्त नहीं रही। मोदी और उसका डिफेंस मिनिस्टर जो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लगता ये है कि वो अपनी पॉलिटिक्स को सेव करने के लिए, सियासी साख बचाने के लिए और डोमेस्टिक ऑडियंस को प्लीज करने के लिए ये काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान ने एक तो पहले हमला नहीं किया, और जब अपना दिफा किया 6 जहाज गिराए, उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी अटैक किया, रिस्पॉन्ड किया, तो इनके फौज के तर्जमान ने खुद कहा कि हमारे 26 मकामात को निशाना बनाया गया है, और उन्होंने कहा डी एस्केलेट करें। आवाज बैठी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ था भारतीय फौज की तर्जमान का, और उन्होंने ये सारी बातें की। तो देखिए, अब जिस फौज का मोराल लो हो, जिस फिजाइया के 6 त्यारे गिर गए हों, उसमें ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि वो फिल फॉर अटैक कर सके। और देखिए, ये जरूर बड़के मार रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मगर अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तानी अफवाज ने जो जवाब दिया है, उसके बाद इनके लिए फौरी तौर पे हमला करना मुमकिन नहीं ये है। जो राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि ये तो अभी एक ट्रेलर था, आप क्या समझते हैं ये सिर्फ एक सियासी भड़क है? मैं ये समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल बयान है, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने फेस सेविंग है, उनको खुश करने की एक जो है वो कोशिश है। और देखिए, अब आगे बीजेपी और मोदी का जो डोमेस्टिक सर्वाइवल है, ये उसका भी सवाल है ना। क्योंकि देखिए, एक पहलगाम पे कोई ना तो इनके पास सबूत था, ना ये कोई उस पे कोई पाकिस्तान को उससे लिंक कर सके, और पाकिस्तान पे जो है वो हमला कर दिया, उसके जवाब में इन्वेस्टिगेशन का जवाब तक नहीं दिया। तो ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि अब हमला करके भी मुंह की खा लें सही। और अपने बिल्कुल ही मतलब उनकी ब्राह्मोस का जो डेपो है वो भी तबाह हो जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। और देखिए, अब जो सालसी है जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना किरदार अदा किया है इस सिचुएशन में, इस अमन के लिए इस खित्ते में, तो देखिए अब वो कब तक लग रहा है ये डीजीएमओस की सॉरी डीजीएमओस का तो आपस में रब्ता हो गया, ये एनएसएस की मुलाकात कब तक आपको लग रहा हो जाएगी? देखिए, डीजीएमओस का भी राउंड चल रहा है, अब देखते हैं कि ये कब होती है, क्या होता है आने वाले दिनों में। बट एक बात जो है वो अटल है कि अल्हम्दुलिल्लाह, समर साहब आप कश्मीरी हैं और आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, कश्मीर इज बैक ऑन द टेबल समर साहब, अल्लाह ताला के फजल से। जो हमें सेटबैक हुआ था 2019 में कश्मीर पे, कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज हो चुका है, इट इज नाउ एक्सेप्टेड एज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और उसकी हल के लिए अब दुनिया के ममालिक में बात हो रही है। ठीक है अतार साहब, एक सवाल और आपसे फाइनल, ये बताएं कि वो तो सीज फायर चले हो गया भारत के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी सीज फायर की बातें भी आजकल हो रही है ऐसे कोई चीज चल रही है? सॉरी, कुछ सियासी सीज फायर की पाकिस्तान के अंदर बात चल रही है तहरीक इंसाफ के साथ? मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अच्छा किरदार ऑपोजिशन ने किरदार अदा किया है सारी सिचुएशन में, और एक अच्छा माहौल है हाउस में भी, ओवरऑल भी। तो देखिए, जो कोई कन्विक्टेड है, कोई केसेस हैं,
वो तो देखिए, वो तो अदालती मामला है और कन्विक्शंस हैं, सही है। बाकी मामलात हैं, वो अपनी जगह पे, कानूनी मामलात अपनी जगह पे हैं। और वैसे हम समझते हैं कि ऑपोजिशन के साथ एक बहुत अच्छा एक अफाम तफहीम का माहौल है ठीक और ये माहौल जारी रहना चाहिए पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अता साहब, बहुत आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की, इनका कहना है कि भारत की जान से भारतीय वज़ीर दिफा का जो बयान आया राजनाथ सिंह का कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था, कहीं सिर्फ एक ये सियासी बयान है, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, बाकी भारत की तरफ से हिम्मत नहीं की जा सकती आने वाले दिनों में या वक्तों में इतनी बड़ी शिकस्त फाश के बाद। एयर कमांडर रिटायर्ड हारिस चिश्ती साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, मैं चाहता हूँ आपसे, आपकी बात कट गई। जी, कोई मसला नहीं। मैं ये कह रहा था कि जो हिंदुस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने जो लफ्ज यूज किया कि ये ट्रेलर था और अभी फिल्म बाकी है, उसको जितना उन्होंने शायद अपनी पब्लिक को समझ के बाकी बॉलीवुड लैंग्वेज इस्तेमाल किया कि शायद वो समझते हैं कि 1.4 बिलियन लोग जो हैं वो बॉलीवुड के ट्रेलर और पूरी फिल्म पूरी पिक्चर वाला लफ्ज पूरा उन्होंने सही इस्तेमाल किया कि शायद वो अंडरस्टैंड करते हैं। और मेरा भी मानना यही है कि ये ट्रेलर था, बाकी पिक्चर बाकी है, क्योंकि उनके 4 डायरेक्टर्स में ये रेस लगी हुई है कॉपीराइट बुक करने का, ऑपरेशन सिंदूर का जो वर्ड है, टू मेक अ फिल्म। जी हाँ। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ये ट्रेलर है और बाकी पिक्चर अभी रहती है और वो बॉलीवुड में बनेगी। और ये भारत की खुश आपने सही और ये ना भारत की खुशबख्ती थी कि पाकिस्तान ने अभी पूरी पिक्चर उन्हें दिखाई नहीं है, सिर्फ ट्रेलर पे ही जो है उनका बुरा हाल हो गया कि वो सालसी के लिए भागे भागे फिर रहे थे मीडिएशन के लिए। कमर चीमा साहब, आपको लग रहा है कि आने वाले वक्तों में भारत दोबारा हिम्मत कर सकता है? ऐसी कोई खतरा ऐसा है कोई? देखिए, अगर तो नरेंद्र मोदी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उस ट्रैक रिकॉर्ड में ये है कि वो अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए वो ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। हमें देखें, वो जब 2020 में कहते थे कि अगर राफेल होते तो हम हमारा मुस्तकबिल और होता, हम कुछ और अच्छे रिजल्ट ले लेते। राफेल ले लिया, S-400 ले लिया, लेकिन उससे ज्यादा बदनामी हुई। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी के अंदर डोमेस्टिकली बहुत प्रेशर है, सोसाइटी का, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी का, फिर एक इंटरनेशनल जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, समर अब्बास साहब जो राइटर्स हैं, जी हाँ। स्कॉलर्स हैं, यूनिवर्सिटियों में जो लोग लिख रहे हैं, वो बड़ी क्लियर पोजीशन ले रहे हैं। इवन कि फ्रांस 24 ने आज खबर छापी है, जिसको इंडियंस क्या आप डिनाई नहीं कर सकते, कि जिस मुल्क का राफेल है वो अगर ये कह रहा है कि राफेल जिस अंदाज से मिस यूज किए हैं, गिराए गए हैं या इंडियन संभाल नहीं सके, सही। तो मैं समझता हूं कि वो जो एक एंजाइटी है इंडिया के अंदर। और एक बात बताऊं, ये एक स्ट्रेटेजिक एरोगेंस थी सही है। जो इंडियन पॉलिटिकल क्लास ने अपने लोगों में ट्रांसफर की और ऐसा बाद ही में है। पता चला कि इनकी वैल्यू नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि गलती वो कर सकते सही हैं, है। लेकिन पाकिस्तान का रिस्पांस इससे भी सख्त होगा। सही है। खालिद चिश्ती साहब, जो हमारी एयरफोर्स की एक्सेलेंस थी, जो उनका कमाल था, जो एक्यूरेसी थी, ज़ाहिर है ये जो हमने एयरफोर्स के अंदर हमने काम किया कि जो हमारा खुद इन्हिसारी का सफ़र था, उसने बड़ा अहम रोल प्ले किया। हमने खुद से जिस तरह से हमने इंटीग्रेट किया रेडार्स को, हमने खुद से जो वेपन बनाया, जिस तरह से हमने साइबर स्पेस पे हमने काम किया, बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है पिछले 3-4 सालों के अंदर। तकरीबन 19 के करीब इंडक्शन हुई हैं पिछले इन 4 सालों में पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी को लेकर। तो कैसे समझते हैं कि इससे जो हमारी एयरफोर्स का सफ़र है भारत को करीब ही नहीं आ सकता? जो मेरी तरह थे 10 साल लगेंगे उन्हें यहाँ पहुँचने में मजीद, अगर वो आज अपना सफ़र शुरू करते हैं। जी, मैं फॉलो कर रहा हूँ अपनी रिसर्च और डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में मैं विजिट कर चुका हूँ साइबर कमांड को भी और नेस्टैप को भी और बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन को जिसपे मुझे स्पेशल इंफॉर्मेशन मिलती है पाकिजा के सरबराह की तरफ से। मैं खुद भी देख चुका हूँ और वाकई मैं खुद भी कह सकता हूँ कि ये एक पैशन से डेवलप हुई हुई हैं चीज़ें। और दूसरी जिस स्पीड पे जो मुझे वहाँ पे ऑफिसर्स थे, बीइंग एन ओल्ड कॉलीग और सीनियर, उनसे उन्होंने मुझे एग्जैक्ट इंसाइट बताया कि किस पेस पर प्रॉब्ली द प्रेजेंट एयर चीफ जो दिनों की बात नहीं करते थे किसी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए, उनको जी हाँ, घंटों के हिसाब से ऐसा टास्क ही है। मिलते थे। और आपने स्पीड देखी होगी कि ये लगता नहीं था कि 3-4 साल के काम हुए हुए हैं ये पिछले दिनों। और नेस्टेप में बड़ा अच्छा जो काम हो रहा है सर, मुस्तकबिल को लेकर। जी, और नेस्टैप सिर्फ एक जगह पे नहीं है, बाकी बड़े शहरों में भी जी है, हाँ। काबरा में भी है, पिंडी में भी है, सही। लाहौर में भी है, कराची में ये सब इनॉग्रेशन हो चुकी है। जो ठीक हो इम्पोर्टेंट गया। बात है, जो आपके व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि जब साइबर कमांड का विजिट किया था, मैं एक ज़रूरी लोगों की इन्फॉर्मेशन की बता दूँ कि जब मैंने विजिट पूरे दिन का खत्म किया था, तो मैंने जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर से पूछा कि ये तो सब सॉफ्टवेयर बेस्ड है, पासकोड है, ठीक। पासवर्ड्स हैं, ये तो सारे अपग्रेड हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो चीज़ है वो मेड इन पाकिस्तान है। ये नहीं सही हमने है। इंडिजीनियस ये डेवलप पाकिस्तान किया की है, कोई सबसे बाहर बड़ा से आने कमाल था नहीं। कि मेड इन पाकिस्तान था, सारा टेक्नोलॉजी हमारी अपनी थी, सॉफ्टवेयर हमने खुद बनाए थे, इसीलिए हमें एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आगे को आप कैसे देख रहे हैं? जो भारत की हेजेमनी थी पूरे खित्ते के अंदर, वो जो टूटी है, उससे कितना नुकसान हुआ भारत को? देखिए, भारत की जो ग्लोबल प्रोफाइल थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। और पहले ये था कि भारत बुलिंग करता था छोटे जी ममालिक हाँ। को, और पाकिस्तान के पास तो आपको पता है इनका हमेशा मिलिटरीली वास्ता पड़ता था।
तो सही। 2019 में भी हमें एक सुपीरियरिटी रही थी, अभी भी सुपीरियरिटी रही है, लेकिन भारत का जो असल पोल खुला है समर साहब, वो वेस्ट के सामने खुला है। ऐसा ही क्योंकि है। वो कहते थे हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम बहुत बड़ा मुल्क है, हमारी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। एक मुल्क भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, सही कोई है। डिप्लोमेटिक सपोर्ट उनके लिए नहीं रही है। सो मैं सही है। समझता हूँ कि ये उनका एक पोल खुला है, और ये भारत नरेंद्र पूरी मोदी दुनिया को के इसको सामने जस्टिफाई। एक्सपोज हुआ है, खत्ते के अंदर भी पूरी दुनिया के सामने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर शीबा साहब आपका और एयर कमांडर रिटायर्ड हाल चिश्ती साहब आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे सियासी सीज फायर क्या होने जा रहा है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर के बाद पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में भी सीज फायर की सरगोशियां हो रही हैं। एक बार फिर यह मौजूद ज़ेर बहस है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर शुरू होने जा रहा है। गो के इस मुतालिक हुकूमत का मौक़िफ़ तो बज़ाहिर वाज़ेह और यकसू है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद भी असम्बली के फ्लोर पर तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात करने की पेशकश कर चुके हैं। ताहम इसके जवाब में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ और पॉलिसी गैर वाज़ेह दिख रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात चाहती भी है और साथ ही इन मुज़ाकरात को मशरूत भी कर रही है, जिसके बकौल हुकूमत ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही है। इसलिए पार्टी तहरीक की भी तैयारी कर रही है। आज इस मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक के बाद एक रहनुमा सामने आया, जिसने मुज़ाकरात का इनकार किया, ना इकरार। जब इंडिया के साथ सीज फायर हुआ, अब सियासी भी सीज फायर होना चाहिए। सियासी मसाइल जो है उसमें भी नरमी आनी चाहिए। कहीं भी बातचीत नहीं है, न बैक डोर न फ्रंट डोर, कोई भी बातचीत नहीं है। बट वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द असम्बली पे कहा था, और मैंने कहा था खान साहब से पूछूंगा, फिर पार्टी से मशवरा करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि खान साहब कभी भी कोई डील नहीं करेंगे। मुज़ाकरात पे नहीं बैठते या नहीं बैठना चाहते तो ये बात बिल्कुल गलत है। मगर मुज़ाकरात किस लिए? मुज़ाकरात में हम बिलीव करते हैं, और जिस किस्म के मुज़ाकरात के हवाले से अखबारें रिपोर्ट कर रही हैं या लोग अपने तवज्जे दे रहे हैं, ना हम ऐसे मुज़ाकरात में बिलीव करते हैं और ना हम इसको करते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि फासले कम हो, हम चाहते हैं कि यहाँ पर अमन आए। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है हुकूमत से लड़ने का। हुकूमत अपने रवैयों से साबित करे कि आप वाकई मुज़ाकरात चाहते हैं। अगर वो एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। मुज़ाकरात अगर कामयाब हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम एहतजाज के लिए तैयार हैं। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों जुनैद अकबर से मुतालिक यह खबर भी सामने आई थी कि इमरान खान ने उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के ओहदे से इस्तीफा देने और मुल्क में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का टास्क दे दिया है। इस मुतालिक अब यह इतला भी आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक चलाने का बाज़ाब्ता फैसला कर लिया है और मरकजी क़यादत को इसका ऐलान करने का भी कहा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बानी की रिहाई के लिए एक बार फिर दोबारा तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ के ज़राए का कहना है कि मरकजी क़यादत और सियासी कमेटी की मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ दोबारा तहरीक शुरू करने के हवाले से लाए अमल का ऐलान करेगी। इस मुतालिक पेशावर में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज का इजलास हुआ, जहां एहतजाजी तहरीक चलाने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में शरीक अरकान का कहना था कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अब पुरजोर तहरीक चलाने का वक्त आ गया है, इसलिए मरकजी क़यादत फौरी तौर पर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक शुरू करने का ऐलान करे। एक तरफ तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने के लिए हसीने चढ़ा रही है, तो अंदर खाने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए भी पर तोड़ रही है। और इस मुतालिक ये तासुर दिया जा रहा है कि कहीं भी किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस मुतालिक गुज़श्ता रोज़ सामने आने वाली खबर में इंकशाफ हुआ कि इमरान खान ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को हुकूमत से मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सीनियर साफी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक बाखबर ज़राए का कहना है कि उन मुज़ाकरात से मुतालिक बानी पीटीआई की यह शर्त है कि बातचीत को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखा जाए, ताकि संजीदा नताइज हासिल हो सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक माजी में बातचीत की कोशिशें मीडिया और अवामी दबाव की वजह से नाकाम हो चुकी हैं, इसलिए इस बार खामोशी के साथ एक बावकार सियासी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। बाद ज़राए का यह भी कहना है कि बानी पीटीआई चाहते हैं कि इस अमल को इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो, बल्कि वो खुद भी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से मुलाकात पर आमादा हैं, ताकि मुज़ाकरात के माहौल को मुमकिन हद तक नतीजा खेज बनाया जा सके। यह वो सूरत हाल है जो एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौके पर पॉलिसी में इबहाम की अक्कासी कर रही है, जब हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए रजामंद भी नजर आ रही है और साथ ही हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की धमकियां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी जा रही है। इस दोहरी पॉलिसी को देखते हुए हुकूमत और रियासत तहरीक इंसाफ को कैसे और क्यों संजीदा लेगी, इस मुतालिक मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन ने। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताइएगा कि क्या पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? एक कन्फ्यूजन नजर आ रही है बैरिस्टर गौहर की जानिब से। उनके जराए तो ये बताते हैं कि कोई मुज़ाकरात हुकूमत और तहरीक इंसाफ के फिर होने जा रहे हैं, जबकि अलीमा खान कह रही है कि ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। क्या पॉलिसी है सर? कोई होने जा रहा है सियासी सीज फायर भी पाकिस्तान के अंदर? Thank you, Samar. Good to be back in your program.
देखिए, दो चीजों में जरा थोड़ी सी जरा तमीज कर लेते हैं हम। मुज़ाकरात और डील। मुज़ाकरात के बारे में पार्टी की पोजीशन हमेशा से बिल्कुल क्लियर रही है। हम मुज़ाकरात के हामी थे, हैं और रहेंगे। हम मुज़ाकरात चाहते थे, चाहते हैं और चाहते रहेंगे। लेकिन ये मुज़ाकरात जो है, ये किसी डील के लिए नहीं हो रहे। खान साहब बारहा कह चुके हुए हैं कि मैं किसी डील के तहत जेल से बाहर नहीं आऊंगा। मैं जेल से उसी वक्त बाहर आऊंगा जबकि अदालतें जो हैं वो मुझे बाइज्जत बरी करेंगी। तो मुज़ाकरात के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुज़ाकरात के हम हामी हैं, मुज़ाकरात के हम ख्वाहिशमंद हैं और मुज़ाकरात इंशाअल्लाह ताला होंगे। और लेकिन डील के लिए नहीं, आइन और कानून की हुकूमत नाफिज करने के लिए, आइन और कानून की पासदारी जो है उसको इंश्योर करने के लिए ये मुज़ाकरात। पहले तो आपकी एक राय रही है ना कि मुज़ाकरात हमारे जो हैं वो इदारे के साथ ही होने चाहिए, तो अब आप हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात करने को तैयार हैं क्या? हुकूमत के पास करने को कुछ नहीं है, देने को कुछ नहीं है। मुज़ाकरात जब भी होंगे वो उनके पास साथ होंगे जिनके पास ताकत है, जिनके पास कुछ देने को है। जो खुद किसी की वो क्या कहना चाहिए, जो कशकोल हाथ में लिए, जो अपनी 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 जो हुकूमत है उसको दवाम देने के लिए लोगों के आगे हाथ फैला के बैठे हुए हैं, वो हमें क्या देंगे? हाँ, ये हो सकता है कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो एक फेस बन जाए उन मुज़ाकरात का, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। मुज़ाकरात जब भी होंगे वो लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट। ऑफर तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से दी गई थी पार्लियामेंट के अंदर, और इससे पहले भी जो हमारे जो है मुक़्तदरा की जानिब से बड़ा वाज़ेह किया जा चुका है कि मुज़ाकरात अगर होंगे अपोजिशन के तो फिर वो सिर्फ सियासी लोगों से होंगे, बातचीत होगी, हुकूमत वक्त से बातचीत होगी, वो किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे। उनकी पॉलिसी तो बड़ी वाज़ेह है। आप भी हैं यहाँ, मैं भी यहाँ हूँ। हम देखते हैं किस तरफ हालात जाते हैं। हकायक से कोई बिल्कुल रूगर्दानी नहीं की जा सकती। जैसा कि मैंने अर्ज किया है, मुज़ाकरात उन्हीं के साथ होते हैं जिनके पास ताकत होती है, और हुकूमत वक्त के पास ताकत नहीं है, उनके पास देने को कुछ नहीं है। मुज़ाकरात के लिए अगर वो एक फेस बनना चाहते हैं तो वो एक और पॉसिबिलिटी है, एक और तो फिर बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो पैगाम रसा हैं, वो क्या हैं, वो खुद कंफ्यूजन का शिकार हैं, फिर ये है क्या है? कोई कंफ्यूजन नहीं है समर साहब। मुझे नहीं पता कि आप कंफ्यूजन कहाँ देख रहे हैं। मैंने बड़ा क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि मुज़ाकरात के हम हामी हैं, मुज़ाकरात होंगे। और मैंने बल्कि यहाँ तक आपके प्रोग्राम में भी बसा औकात मैंने कहा हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वक्त पर हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला कंक्लूसिव भी होंगे। उसका कोई हल निकलना चाहिए। देखिए, इस वक्त किसी के ठीक या किसी के गलत होने का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो मुल्क और रियासत को जो खतरात लाक हैं, जो कि आपने देखा है कि अभी जब इंडिया की जारहियत सामने आई है तो एक यूनिजन के साथ पूरी कौम जो थी वो इकट्ठी हो गई थी। एक अच्छी स्पिरिट है और उसमें पीटीआई का एक बहुत बड़ा रोल है। हमने एक बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया, हमारी सोशल मीडिया ने एक बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया है। हम चाहते हैं कि ये स्पिरिट कंटिन्यू करे। हम ये स्पिरिट जो है इसको आगे ले जाना चाहेंगे। इसके लिए मुज़ाकरात ही एक लेकिन वाहिद सर, रास्ता है और हुकूमती वो होने चाहिए। हुकूमती लोगों का ये गिला है, शिकवा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े कई सोशल मीडिया अकाउंट जो है वहां से बड़ा मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था इस जंग के दौरान भी। कोई मनफी प्रोपेगेंडा नहीं था। और आप देखेंगे जितनी भी फिगर्स आई हैं, जितने भी रिव्यूज आए हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का रोल जो है वो बड़ा पॉजिटिव है और बहुत स्ट्रांग है, वाइब्रेंट रोल है, जो कि उन्होंने टेक ऑन किया है इंडिया को और उनके फॉल्स प्रोपेगेंडा को टेक ऑन किया है। मेरा ख्याल है कि हकायक से रूगर्दानी नहीं करनी चाहिए, हकायक बयान कर देने चाहिए। बाकी अगर कोई अकाउंट जो है वो रियासत के खिलाफ काम कर रहा है तो भाई वो हमारा अकाउंट नहीं है, उसको हम सपोर्ट नहीं करना, करते थे ना करेंगे, ना करेंगे। तो बाकी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइंदा के बारे से पॉलिसी क्या है? अगर मुज़ाकरात आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं होते तो हुकूमत के साथ भी आपने बातचीत करनी नहीं है, तो तहरीक की बातें भी चलनी है, एक और तहरीक शायद तहरीक इंसाफ चलाने के बारे में सोच रही है, तो फिर ये कब तक चलाएंगे और क्या उसके लिए कब तक इंतजार किया जाएगा? तहरीक शुरू हो जानी चाहिए थी, पुरअमन तहरीक जो है, लेकिन वो ये इंडियन एग्रेशन की वजह से उसको आगे किया गया है। अब उस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला अनकरीब फैसला हो जाएगा। लेकिन और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स मुल्क में हो रही हैं जिनके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकूंगा इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि हमने एक और भी फैसला किया है। ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि जी। मुज़ाकरात जब भी होंगे, जिसके साथ भी होंगे, मुज़ाकरात को बैक चैनल पे रखा जाएगा। मुज़ाकरात को कैमरे की आंख के सामने नहीं निकाला जाएगा जब तक कि वो नतीजा केस नहीं होते। जब नतीजा निकलेगा तो वो आप सबको पता भी चल जाएगा उसका। तो हम ये रिस्क जो है अब दोबारा लेना नहीं चाहेंगे, बिल्कुल। तो मुज़ाकरात के बारे में कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई दो आरा नहीं है। पार्टी के अंदर मुज़ाकरात के हामी हैं
और मुज़ाकरात के हामी रहेंगे। यदि मुज़ाकरात आपकी हुकूमत से हो या इस्टेब्लिशमेंट से हो, उसे बिल्कुल ही खुफिया रखा जाएगा, उसके बारे में कोई डिटेल्स किसी किस्म की मीडिया के साथ शेयर नहीं की जाएंगी जब तक आप किसी नतीजे तक नहीं पहुंच जाते, ऐसा ही है? जी बिल्कुल यही इरादा है और यही हमारा प्लान है। इसी वाले से खबर भी आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब के वाले से भी ये आया था कि मुज़ाकरात को खुफिया रखा जाएगा और वो मुज़ाकरात के हामी हैं, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की ऑफर जो है उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो यही तो खबर थी सर सारी, जिसकी आप तकरीबन तस्दीक कर रहे हैं। थी वो अंसार अब्बासी की स्टोरी थी, जी वो हाँ। आपको पता है कि स्टोरी कहाँ से आती है, तो वो हम लोगों ने उसको मैंने जहां से भी आई सारी immediately खबर तो repudiate थी किया एक। था। हमने उसको रिप्यूडिएट कर दिया था, आपने पढ़ी होगी मेरा ख्याल, अगर उनकी खबर पढ़ी जी है हाँ। तो फिर हमारी जो डिनायल थी वो भी पढ़ लेनी हम्म। थी। भेज दूं आपको, अभी भेज देता जी हूँ जी अभी बिल्कुल भेज देखा है सर, आपका डिनाइल भी हमने देखा है, लेकिन ज़ाहिर है बात तो तकरीबन वहाँ भी वही थी कि मुज़ाकरात को खुफिया रखा जाएगा, मीडिया की आंख से जो है ये दूर रखा जाएगा, कैमरे की आंख से, तो बात तो आप भी वही कर रहे हैं। तो इसमें क्या वजह है? आपको लास्ट टाइम जो हुए थे मुज़ाकरात उसमें आप कह रहे हैं कि उससे पब्लिक कर देना ही उन मुज़ाकरात की नाकामी की बड़ी वजह थी, या क्या थी फिर जब आप इस मरतबा से खुफिया नाकामी रखना की चाह रहे हैं? बहुत सारी वजूहात थी जी, और भी एक तो ये है कि जिनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे उनके पास कोई पावर ही नहीं थी मुज़ाकरात करने की। उनके पास ये 5-7 दिन तक उन्होंने हमें इंतज़ार करवाया था जी कि वो हमारी मुज़ाकराती टीम की मुलाकात करा देंगे खान साहब के साथ, वो नहीं करा सकेंगे। आखिर में उन्होंने हैंड्स अप कर दिए थे कि ये हमसे नहीं होता। तो ये इतने जो खुद मुतलाशी हैं लोगों की सपोर्ट के, वो क्या लोगों को सपोर्ट करेंगे, क्या देंगे? तो जो भी होंगे मुज़ाकरात जैसे भी होंगे, उसको हम डेफ़िनेटली मीडिया के साथ शेयर नहीं करेंगे उस वक़्त तक जब तक कि वो कोई नतीजा केस जो है वो साबित नहीं होते। सही है। ये बहुत फैसला है, बहुत ये शुक्रिया, फैसला है। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने प्रोग्राम में थैंक ज्वाइन किया, आपने गुफ्तगू बुलाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर रहनुमा रऊफ हसन की जिनका कहना है कि मुज़ाकरात जब भी हुए, जिसके साथ भी हुए, चाहे वो हुकूमत के साथ होते हैं या मुक़तदरा के साथ, मुज़ाकरात अब की बार खुफिया रखे जाएंगे। ये बड़ा फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया है। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे अमरीकी सदर के दौरा मिडल ईस्ट के हवाले से कि उसमें तकरीबन $1.4 ट्रिलियन के मुआहदे हुए और ये इस दौरे की अहमियत क्या थी, उन्होंने सऊदी अरब का इंतखाब क्यों किया अपने पहले दौरे के लिए, और वहाँ से बैठ के जो भारत को पैगाम दिए गए वो पैगाम, बड़ा पैगाम भारत के लिए उसमें क्या था, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। 3 दिन, 3 मुमालिक और $1.4 ट्रिलियन मालियत की सरमायाकारी के मुआहदे, यह खुलासा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा मशरक़ वुस्ता का जो तमाम हो चुका और अमरीकी सदर वापस वाशिंगटन रवाना हो चुके हैं। अमरीकी सदर का यह दौरा आलमी सफारतकारी और मंजरनामे के लिए इंतहाई हंगामा खेज रहा है, जहां उन्होंने वो फैसले और वो इक़दाम उठाए हैं जिनका माज़ी करीब में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। अहम बात यह है कि अमरीकी सदर ने अपनी पहली मुद्दत सदारत की तरह दूसरी मुद्दत सदारत में गैर मुल्की दौरों के लिए अवलीन तौर पर सऊदी अरब को ही चुना, जहां वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मेहमान नवाजी और अमरीका में की जाने वाली सरमायाकारी के वादों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस मिशन को कामयाब ही कर डाला, जिसकी उम्मीद लिए वो आए थे। एक अंदाजे के मुताबिक अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान $142 अरब के मुआहदे हुए हैं। इसके बाद कतर ने भी बजाय अमरीकी सदर के लिए बाएं और अपनी तजोरियां खोल डाली। कतर की जानिब से अमरीका से $200 अरब के तजारती मुआहदे हुए, जिसमें तैयारे खरीदने के मुआहदे ने डोनाल्ड ट्रंप के सिफारती और तजारती कद को मजीद ऊंचा कर दिया है। और अमरीकी सदर के इस दौरे के आखिरी मुल्क मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से भी अमरीका से $200 अरब के मुआहदे किए जाने की इत्तलात है तजारती तौर पर। इस इनकलाबी दौर के अलावा अमरीकी सदर का यह दौरा सिफारती तौर पर भी इंतहाई अहम समझा जा रहा है, जहां सबसे बड़ी आने वाली खबर शाम पर लगाई गई पाबंदियों को उठाना था और शामी सदर अहमद शारा से मुलाकात भी थी। इसी अहम दौरे के दौरान तकरीबन 6 मरतबा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत तनाज़े के हवाले से भी बात की और भारत को काफ़ी ज़्यादा धचके भी पहुंचे हैं अमरीकी सदर के बयानात के दौरान, जिस पे भारत के अंदर भारतीय अवाम काफ़ी ज़्यादा सीख पा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर कमरान बुखारी साहब, माहिर आलम अमूर हैं कि अमरीकी सदर का ये दौरा कितना अहम था और भारत के हवाले से कितना बड़ा सेटबैक था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमरान बुखारी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताइएगा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरक़ वुस्ता का दौरा और ये पहला इंतखाब जो है वो सऊदी अरब का करना, कैसे देखते हैं सदर ट्रंप की तरजीहात के अंदर इस दौरे को और इसका सऊदी अरब का इंतखाब करना? और इसमें काफ़ी अहम उनकी तरफ से बयानात भी सामने आए, जिसमें उनकी काफ़ी हद तक तरजीहात भी खुलकर सामने आई हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रंप की खित्ते के हवाले से जो तरजीहात हैं? जी समर, ट्रंप इंतज़ामिया जो है, जो ट्रंप की दूसरी इंतज़ामिया है, वो पूरी जो ग्लोबल अप्रोच है अमेरिका की, उसको फिर से दोबारा से तरतीब दे रही है
जो सिस्टम जो है दूसरी जंग अजीम के बाद से चला आ रहा था, तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। वो वैसे भी मतलब 70-80 साल जी अगर हाँ। कोई सिस्टम चल जाए तो बड़ी गनीमत होती है। तो अब उसमें मशरिक वस्ता जो है एक बहुत अहम किरदार है उसका, क्योंकि इट्स द मोस्ट वॉलेटाइल रीजन दुनिया का। तो उसमें आई थिंक कि जो सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि खिता जो है बड़े दिहाइयों से एक इम्बैलेंस ऑफ पावर का शिकार था, कि चार ताकतें हैं, तुर्की, इसराइल, ईरान और सऊदी अरब। सऊदी अरब अपने बावजूद इसके कि उसके पास एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मसल है, फाइनेंशियल फायर पावर है, तो स्ट्रेटिजिकली जो है वो इतना बड़ा स्टेक होल्डर नहीं था। तो अब ट्रंप इंतजामिया ये कर रही है कि अपग्रेड कर रही है सऊदी अरेबिया को, स्टेटस को, और पूरे खित्ते को रिस्ट्रक्चर कर रही है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो है जब ये दौरा हुआ, यानी सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात, साथ ही साथ जो है इसराइल के साथ भी एक गुफ्तगू चल रही है, और वहाँ पे भी कुछ थोड़ी सी कशीदगी नज़र आ रही है अमेरिका और जो है इसराइल के दरमियान। और फिर जो है साथ ही साथ पैरेलल ईरान के मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, और फिर तुर्की के साथ भी बात जो है एक इल्हाक है। और तुर्की के ज़रिए अब उन्होंने जो नई हुकूमत है शाम की, उसके साथ भी जो है ना रिश्ते रिश्ते उस्तवार जी हाँ। किए हैं, और उस पर भी बड़ी क्रिटिसिज्म आ रही है ट्रंप इंतजामिया को। अहमद तो शाह बहुत से बड़ा मुलाकात के मामले पर। जी, बहुत बहुत बड़ा शेकअप हो रहा है, और ये शेकअप जो है मुतवक्को था, क्योंकि पुराना निज़ाम, पुराने तौर तरीके चल नहीं रहे थे ना। जो कशीदगियाँ थीं, जो क्राइसिस थे, वो बढ़ते चले जा रहे थे। सही है। अच्छा सर, एक राय ये भी है कि ये इसराइल को नज़रअंदाज किया और इस तरफ आ गए, लेकिन हालांकि एक राय ये भी बन रही है कि सऊदी अरब आना, वो भी ट्रंप की जो पॉलिसी है आने वाले दिनों में अब्राहम एकॉर्ड पर अमल दरामद के हवाले से, उसका भी ये एक कनेक्शन उसके साथ भी जुड़ता है सऊदी अरब के दौरे से, कि ज़ाहिर है जब उस तरफ बढ़ेंगे तो सऊदी अरब का बड़ा अहम किरदार होगा। जी जी बिल्कुल। उसमें देखें, अगर आप देखें तो सऊदी अरब से बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अब आप जो है वो फ़लस्तीनी इशू और जो ब्रॉडर जो अरब इजरायली तनाज़ा है, उसमें आप लीडरशिप का किरदार अदा करें। आज तक आपने अमेरिका पे इन्हिसार किया है, हमसे कहा है कि हम आपको एक जो है वो टू स्टेट सोल्यूशन ला के दें, फ़लस्तीनी मसले को हल करें, इसराइल पे दबाव डालें, उनको जो है ना मेज़ पे लेके आएँ। तो वो तो कई इंतज़ामिया गुजरी हैं अमेरिका के अंदर, कई दिहाइयों के ऊपर मुहित ये कहानी है, बोथ रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट, और वो जो है कुछ नहीं कर पाई। लेकिन ये मसला आपके खित्ते का है, अमेरिका अब हैवी लिफ्टिंग नहीं करना चाह रहा किसी भी खित्ते के अंदर, सही। और उस खित्ते के स्टेक होल्डर्स को एम्पावर कर रहा है कि आप जो हैं, यानी अमेरिका डिसएंगेज नहीं कर रहा, सिर्फ कह रहा है कि हर चीज अमेरिका नहीं कर सकता आपके लिए, आपको खुद भी जो है इनिशिएटिव लेना है। तो सऊदी अरब से कहा जा रहा है कि गजा का मसला आपका है, और इस उसमें हम जो है आपकी जितनी मुआवनत कर सकेंगे करेंगे, लेकिन आपको इसराइल के साथ बैठ के तो इस तनाज़े का हल ढूंढना है। आपके अलावा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि और अरब दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि ये काम सर अंजाम दे सकती है। तो आई थिंक इवेंचुअली जो है, इसी वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपनी तकरीर में रियाद में यही कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इब्राहिम अकॉर्ड को जो है का हिस्सा बन जाएं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आप अपने वक्त पे करेंगे। या अच्छा, दूसरा, अब जाहिर है खित्ते की जब हम बात करते हैं तो साउथ एशिया के अंदर भी जो है, इस एशिया के अंदर भी भारत को एक बड़ा रोल मिलने वाला था, या फिर अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत था। इस हवाले से भी काफ़ी सदर ट्रंप का इस दौरे के दौरान भी वो दौरा तो मिडल ईस्ट का था, लेकिन पाकिस्तान भारत के मामला काफ़ी ज़्यादा ज़ेर बहस है। कुछ 6 मौके पर सदर ट्रंप ने जिक्र किया पाक भारत तनाज़े का, कशीदगी का। तो भारत के हवाले से जो वहाँ पे पॉलिसी बदल रही है, जिस तरह से एप्पल को कह दिया गया कि वहाँ से अपनी सरमाकारी को ख़त्म करें, वापस अमेरिका के अंदर आएँ, तो इस पे आप कैसे देख रहे हैं कि भारत के हवाले से तरजीहात क्या चेंज हो रही हैं वाशिंगटन के अंदर? जी, इसमें समर कुछ बारीकियां हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक तो उन्होंने वो जो आधे दर्जन बयानात दिए हैं मुख्तलिफ मौक़ों जी पे हाँ। इस दौरे के दौरान, कि भाई हमने सालसी का किरदार अदा किया, हमने जंग होते होते रुकवा दी, और ये और वो देखें, वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को वो बता रहे हैं कि मैंने वादा किया था कि मैं ये जो सदा की जंगें हैं, फॉरएवर वॉर्स हैं, इनको ख़त्म करूंगा। और ना सिर्फ ये, बल्कि मेरे होते हुए जंगें नहीं होंगी। और अगर मैं होता, तो बार बार ये दोहरा चुके हैं कि अगर बाइडेन की जगह मैं होता तो कभी भी रूस जो है वो यूक्रेन पे हमला ना करता। तो वो उस पे पूरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहां सिग्नलिंग हो रही है।
साथ ही साथ उनके नाकदीन बहुत हैं अमेरिका के अंदर भी और आलमी सतह पे। तो उनको भी कह रहे हैं कि देखें जो है तुम मेरे खिलाफ बोलते रहते हो, लेकिन देखो मैंने कितनी आसानी से एक बहुत खौफनाक जंग को रोक दिया। तो ये एक पहलू है। उसका दूसरा भी एक पहलू है, वो ये है कि वो भारत को भी एक सिग्नल दे रहे हैं कि देखें आप दोनों काम नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलके बड़े पैमाने पे, बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल पे खेल खेलें। आप दुनिया की 5वीं जो है बड़ी इकोनॉमी है और इस साल जो है IMF कह रहा है कि आप चौथे नंबर पे आ जाएंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये जो दहशतगर्दी है, तो इसको डील करने के लिए आपने क्या जंग लड़नी है। अगर जंग लड़ेंगे तो फिर सरमाया नहीं आएगा, सरमायाकारी नहीं होगी और वो हम काम नहीं कर सकेंगे। तो आप डिसाइड कर लें कि आप जो है वो पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं या चीन का मुकाबला करना चाहते हैं। दोनों काम नहीं हो सकते, ये मेरा ख्याल में मैसेज दिया जा रहा है। और वो उन्होंने मतलब बड़े खुल के कहा है कि ट्रेड करो भाई। और मैंने उनको सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि मैंने अपनी गुफ्तगू में उनको कहा है कि स्टॉप दिस, मतलब ये बंद करें। सही है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान बुखारी साहब, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू बुलाया कि डॉक्टर कामरान बुखारी की, जिनका कहना है कि तरजीहात बदल रही हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। भारत के हवाले से भी बड़ा ख़ास पैगाम उन्होंने मिडल ईस्ट से बैठ के दिया कि अब दो मामला जो है कि एक तरफ आप खित्ते में चाइना का काउंटर वेट भी बने और पाकिस्तान के साथ आप लड़ाई भी अपनी जारी रखें, तो ये सब कुछ एक साथ मुमकिन नहीं है। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।